हाय देयर, ये STA630 रिसर्च मेथड्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इसमें सबसे पहले एथिकल इश्यूज इन रिसर्च। एथिकल इश्यूज जो होते हैं रिसर्च में, इससे मुराद कंसर्न्स और कंसिडरेशन होती है मोरल और एथिकल प्रिंसिपल के हवाले से दैट शुड गाइड द कंडक्ट ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स, एनिमल्स या फिर एनवायरनमेंट। कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल एट ईच स्टेज ऑफ रिसर्च। सो कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइंस और प्रिंसिपल इंश्योर करने के लिए एथिकल कंडक्ट थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस, और ये कोड्स ऑफर करते हैं एथिकल स्टैंडर्ड और कंसिडरेशन जो कि एप्लीकेबल है हर स्टेज के ऊपर रिसर्च के। सो गोल सो इंश्योर करने के लिए कि सेफ्टी और जो वेलबींग है इंडिविजुअल की जो कि इन्वॉल्व है रिसर्च एक्टिविटीज़ में। सो रिगरस एथिकल इशू कंसिडरेशन जैसे कि ऑब्टेनिंग ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, और मिनिमाइज करना रिस्क मस्ट बी प्रायोरिटाइज। सो अनएथिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं रिसर्च में, उसमें शामिल है वायलेटिंग करना, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ब्रेक करना, रिस्पॉन्डेंस कॉन्फिडेंशियलिटी, मिसरिप्रेजेंट करना रिजल्ट, डिसीव करना लोगों को, और इनवाइसिंग इरेगुलरिटीज़, और इसके अलावा अवॉइड करना लीगल लाइबिलिटी। एथिकल इश्यूज़ की अगर हम बात करें, एथिकल इश्यूज़ जो है रिसर्च के अंदर रिमेन अनगोइंग कंसर्न दैट रिक्वायर अटेंशन। लोकल नॉर्म प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल गाइड करने में रिसर्चर्स को ऑन व्हाट एक्शंस आर डीम्ड एप्रोप्रिएट इन स्पेसिफिक कल्चर या फिर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट, और ये नॉर्म हेल्प करता है शेप करने में एथिकल एक्सपेक्टेशंस और कंसिडरेशंस research and consideration researchers should adhere to when conducting studies। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो डेवलप्ड होते हैं प्रोवाइड करने के लिए गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स रिसर्चर्स को और स्पॉन्सर्स, outlining the ethical responsibilities and standards to follow during the research process। रिव्यू बोर्ड्स जैसे कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स और पीयर ग्रुप्स प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग एथिकल डायलेमा। So now they anticipate ethical dilemma। Anticipating an ethical dilemma रिसर्च के अंदर क्रूशल होता है इंश्योर करने के लिए जो प्रोटेक्शन है पार्टिसिपेंट्स की और इंटीग्रिटी जो है स्टडी की, और एक तरीका जो एड्रेस करने का पोटेंशियल एथिकल डायलेमा को वो क्या है, एडजस्टिंग करते हुए रिसर्च डिज़ाइन प्रोसीजर और प्रोटोकॉल अकॉर्डिंगली, और इसमें शामिल है केयरफुली कंसिडर करना और एड्रेस करना कोई भी पोटेंशियल रिस्क, और इंश्योर करना इन्फॉर्म कंसेंट, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी, और मिनिमाइज करना हार्म पार्टिसिपेंट्स को। और रिसर्च एथिक्स आल्सो रिक्वायर द पर्सनल इंटीग्रिटी जो है ऑफ द रिसर्चर, प्रोजेक्ट मैनेजर और रिसर्च स्पॉन्सर, एंड दिस individuals should adhere to ethical principle, honesty और transparency जो है throughout the research process, और ये responsible होते हैं uphold करने के लिए ethical standard, ensuring the welfare of participants, और avoid करना conflict of interest, personal integrity में involve है accountable होना, honest और maintain करना highest ethical standard, जो तमाम aspects हैं research के। So parties in रिसर्च के अंदर टिपिकली 3 मेन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, रिसर्चर, स्पॉन्सरिंग क्लाइंट या यूज़र, और जो रिस्पोंडेंट है या फिर सब्जेक्ट। इंट्रैक्शन जो होता है इन पार्टीज के दरमियान ऑफन गिव राइज टू एथिकल क्वेश्चंस और कंसिडरेशन। रिसर्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिज़ाइन करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए स्टडी। स्पॉन्सरिंग क्लाइंट या यूज़र जो है वो इससे मुराद इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ़ंड करते हैं, दैट फंड्स और कमीशंस दी रिसर्च, और दे हैव सर्टेन राइट्स जैसे कि रिसीव करना एक्यूरेट और रिलायबल डेटा, इंसाइट्स या फिर रिकमेंडेशन जो कि बेस करता है रिसर्च फाइंडिंग्स के ऊपर। रिस्पोंडेंट्स या फिर सब्जेक्ट जो इंडिविजुअल होता है, ये ग्रुप होता है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है रिसर्च स्टडी में, और उनके सर्टेन राइट्स हैं जैसे कि giving informed consent, having their privacy protected, और treat होना respect और fairness के साथ। So ethical questions arise होते हैं interaction में इन parties के दरमियान। So इंट्रैक्शन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज इन रिसर्च। सो जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं
वो इंटरकनेक्टेड है। आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, राइट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं रिसर्च के अंदर, उनके सर्टेन राइट्स हैं जिनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, इंश्योर करने के लिए वेल बीइंग और प्रोटेक्ट करना चाहिए उनके इंटरेस्ट। और सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नो फिजिकल हार्म, कंफर्ट, पेन, डिस्कम्फर्ट, पेन, एम्बेरसमेंट और लॉस ऑफ प्राइवेसी। पार्टिसिपेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए किसी भी किस्म का फिजिकल हार्म, डिस्कम्फर्ट या पेन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द स्टडी। और फॉलो 3 गाइडलाइंस, एक्सप्लेन स्टडी बेनिफिट्स। रिसर्चर को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए जो पोटेंशियल बेनिफिट्स है पार्टिसिपेट करने की स्टडी के अंदर, पार्टिसिपेटिंग इन द स्टडी टू पार्टिसिपेंट। और एक्सप्लेन रिस्पोंडेंट्स राइट एंड प्रोटेक्शन। रिसर्चर्स को प्रोवाइड करना चाहिए पार्टिसिपेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन के साथ उनके राइट्स के बारे में और जो प्रोटेक्शन है इन प्लेस टू सेफ गार्ड देयर वेल बीइंग एंड प्राइवेसी। और उसके बाद है ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। रिसर्चर को लाजमी हासिल करना चाहिए इन्फॉर्म कंसेंट पार्टिसिपेंट से बिफोर देयर इन्वॉल्वमेंट इन द स्टडी। बेनिफिट्स। सो जब रिसर्च की जाए, डिस्कस करना है स्टडी बेनिफिट्स पार्टिसिपेंट्स के साथ, सर्व करता है कई सारे बेनिफिट्स। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट की अगर हम बात करें, सो एक्सप्लेनिंग द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द स्टडी हेल्प कर सकता है एस्टेब्लिश करने में रिपोर्ट और ट्रस्ट जो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट्स के दरमियान। और उसके बाद है इंड्यूसमेंट्स टू पार्टिसिपेंट्स, हाईलाइट करना बेनिफिट्स को सर्व कर सकता है एज एन एडिशनल मोटिवेशन पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वो हिस्सा लें रिसर्च में। और शुड नॉट बी यूज एज कॉजिव मेजर, सो अवॉइडिंग कोर्जन। So benefits जो है वो while benefits can be discussed to encourage participation, they should never be used as coercive measure. So coercive measure के तौर पे नहीं यूज़ होना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो डिसाइड करें कि पार्टिसिपेंट करें या ना करें, बगैर किसी जो फील करते हुए अनडली जो प्रेशर है। और उसके बाद है कि नॉट that sometime actual purpose is concealed just to avoid the bias, this deception. So deception in research की हम बात करें तो कुछ केसेस के अंदर रिसर्चर जो है may need to conceal the actual purpose, उनको ज़रूरत होती है कि वो छुपाएं जो एक्चुअल पर्पस है स्टडी का, ताकि बच सकें बायस से, तरफदारी यानी कि, और या फिर जो इन्फ्लुएंस करना पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को। सो ये जाना जाता है डिसेप्शन के तौर पे। Deception should be used sparingly and with caution, ensuring के जो potential benefit है रिसर्चर के वो justify करें नीड जो है डिसेप्शन के लिए। और पार्टिसिपेंट जो है वो fully briefed afterward to ensure their understanding and well-being. तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।